Hello everyone, today we are going to discuss the Code Forces Educational Round 156 solution. So the overall difficulty was balanced. ABC problems जैसे यूजुअली होती है वैसी ही थी. D प्रॉब्लम मेरे को ऐसा लगा कि लाइक बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी और अगर ऑब्जर्वेशन हो जाए उसमें तो वो D काफ़ी इजी टू इम्प्लीमेंट प्रॉब्लम है. तो या लेट्स स्टार्ट विद ये प्रॉब्लम. तो मैं समझाते चलता हूँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं. तो हमें प्रॉब्लम कुछ ऐसे गिवन है. ऐसे समझो हमारे पास एक इंटीजर है n, ठीक है. हमारे पास एक इंटीजर है n. हमें क्या करना है, इसको सम ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर बताना है. और वो जो तीनों तुम नंबर बता रहे हो ना, 3 पॉजिटिव इंटीजर का सम अगर तुमको n बनाना है, वो तीनों होने चाहिए एक तो डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट. तो अगर ये आंसर एग्जिस्ट करता होगा तो आंसर हमें प्रिंट करना है यस, और वो हमें नंबर्स बताने हैं, ठीक है. और इनमें एक और जो कि मेन चीज़ ये है कि जो तीनों जो नंबर्स होने चाहिए ना, वो डिविजिबल बाय 3 नहीं होने चाहिए, राइट. मतलब वो कोई भी अगर तुम समझो x, y, z 3 नंबर तुम सेलेक्ट कर रहे हो सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो n है, और ये तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है. x इज नॉट इज इक्वल टू y, y इज नॉट इज इक्वल टू z, x इज नॉट इज इक्वल टू z. तो और साथ के साथ में ये भी कंडीशन होनी चाहिए, x मॉड्यूलो 3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, y मॉड्यूलो 3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, z मॉड्यूलो 3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. तो ये है प्रॉब्लम. तो बेसिकली ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो हम डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर निकालेंगे कैसे. ऐसे 3 नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे जिसका सम जो है n हो और वो तीनों डिस्टिंक्ट भी हो और तीनों डिविजिबल बाय नहीं हो 3 से, ठीक है. तो सबसे पहले तुम खुद सोचो, तुम अगर 3 नंबर्स ऐसे लेते हो कि तुम कौन से नंबर लेना चाहोगे सबसे पहले. तो अगर खुद सोचो तुम काफ़ी बड़े नंबर्स लेते हो, लाइक तुम्हारा n जो है वो 50 दे रखा है, लेकिन तुम ऐसे चूज़ करते हो जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है. जैसे तुमने कर दिया 41, तुम 42 तो है, 43 तुम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हो, 44. तो ऐसे नंबर्स हम सेलेक्ट नहीं कर सकते ना जो काफ़ी बड़े होंगे. तो उससे क्या होगा, हमारा सम जो है वो डेफिनेटली n से बड़ा हो जाएगा. तो हम सबसे छोटे नंबर की हेल्प से पहले ट्राई करते हैं कि हम बना पा रहे हैं कि नहीं. मतलब हम 2 बहुत छोटे नंबर लेते हैं, फिर तीसरा देख लेंगे. मतलब ये मतलब ऑब्जर्वेशन ही करनी थी इसमें, और कुछ भी नहीं है. मतलब तुम ट्राई करते रहो कि बड़े नंबर से तो नुकसान है, इतना पता चल रहा है हमें, तो हम छोटे नंबर से ट्राई करते हैं. तो सबसे छोटा नंबर जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है वो है 1. दूसरा 2, 3 हम ले नहीं सकते, ठीक है, 3 से सम भी कम हो जाएगा. तो तुम तीसरा नंबर ट्राई करो कि 1 और 2 को हटा के जो नंबर बचा, तो वो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 3 वो हो जाएगा 47. ये वाली चीज़ कर दो सिंपल प्रिंट. मतलब अब ये ऑब्जर्वेशन आई सिंपल समझ में कि मैंने 1 और 2 क्यों लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े लूँगा तो ऑब्वियसली मेरा आंसर ना आने के चांस है. मैं सबसे छोटों से ट्राई करता हूँ, राइट. अब लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं 1, 2 ले लूँ, लेकिन मेरा जो तीसरा नंबर जो बच्चा है ना वो मेरा डिविजिबल बाय 3 हो जाए. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ऐसे होता 33, ठीक है. तो पहले तुम 1 ले लेते हो, फिर तुम 2 लेते हो, फिर तुम्हारे पास बचा गया 30. तो 30 जो है वो तो डिविजिबल बाय 3 हो गया. तो इस वाले केस में आंसर हमको ऐसे नहीं प्रिंट करना चाहिए. तो तुम खुद थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो. तुम सोचो कि अगर मैं इसको 1 बढ़ा दूँ या 1 घटा दूँ तो 29 जो होगा वो डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा. तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसमें 1 बढ़ा दूँ, सोचो 2, 2 ऐसे कर देता, तो ये ऑब्वियसली पता क्या होगा कि मतलब ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं रहे हैं. तो तुम एक और इसमें अगर बढ़ा देते हो, 28 कर देते हो, 3 कर देते हो, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं बैठा. तो हमको एटलीस्ट मतलब कितने ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे जिससे कि हमारा डिविजिबल बाय 3 नहीं, मतलब नहीं हो बेसिकली, है ना. तो 30 में से अगर मैं 1 हटाता हूँ, तो अगर मैं 2 में ऐड कर देता हूँ तो हो जाता है 3 और ये 29, तो ये फिर से हो गया डिविजिबल बाय 3, है ना. तो इसमें से मैं अगर 1 और हटा दूँ तो 1 हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो गया 28. तो अगर तुम खुद सोचो, जो 4 है वो भी नहीं है, 1 है वो भी नहीं है, 28 भी नहीं है. और ये चीज़ हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमको मतलब 2 निकालने पड़ेंगे, जो बड़ा वाला नंबर आएगा हमारा. अगर उसमें से मैं 2 निकाल लेता हूँ ना, तो ये 4 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा. तो जो 4 है ना, वो नहीं है मेरा डिविजिबल बाय 3, ठीक है. और जो मेरा दूसरा नंबर बचा, अगर वो पहले डिविजिबल बाय 3 था, तो वो डेफ़िनेटली अब नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 30 था, तो 30 माइनस 2 कितना हो गया, 28. तो पहले पैरिटी थी तुम्हारी 0,
फिर तुम्हारी पैरिटी कैसे चेंज होती है डिविजिबिलिटी की? 0 1 2 0 1 2 कुछ इस तरीके से। तो 0 के बाद आया होगा तुम्हारा 2, 2 के बाद आया होगा 1, तो तुम 1 पैरिटी पे होगे इस टाइम। तो बस यही इसकी ऑब्जर्वेशन थी कि केस वर्क करना था बेसिकली हमें। हमें लेना था 1, हमें लेना था 2 और हमें लेना था जो भी तुम्हारा n-3 हुआ। अगर ये n-3 डिविजिबल है 3 से, तो उस केस में हमें इसको 1 कर देना था, इसको 4 कर देना था और इसको क्या कर देना था हमें n-5। बस यही था इसका आंसर। लेकिन इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि अगर मैं इसको 1 लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ, अगर मैं 3 लेता हूँ तो मेरा काम नहीं चलेगा। मतलब हम 6 का केस डिस्कस करते हैं, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो वैल्यूज आ ही नहीं सकती हैं, ठीक है, क्योंकि तुम किसी भी 3 का सम इससे बड़ा ही बनाओगे, इससे छोटा नहीं बनाओगे। तो सबसे छोटा जो हमारी वैल्यू आएगी ना, जो एग्जिस्ट कर सकती है, क्या वो 6 हो सकती है? 6 भी नहीं होगी, क्योंकि उस केस में 1 2 3 तुम 6 ले रहे हो और यही 6 को बनाने का सबसे छोटा तरीका है, और इस केस में ये 3 डिविजिबल हो रहा है। तुम 7, तो 1 2 4, तो इस वाले केस में तुम्हारा 7 से आंसर एग्जिस्ट करेगा, 7 से। बस एक लास्ट और इसमें ये था एक केस, वो था तुम्हारा 9 वाला। 9 वाला ही था ना? हाँ 9 वाला। 9 वाले केस में भी तुम कैसे भी करके देख लो, आंसर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2 और तुम्हारे पास बाकी बचे 6। अब तुम इसमें से अगर 2 हटाओगे ना, तो तुम अगर इसमें ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, तो वो काम नहीं चल पाएगा। अगर तुम इसमें 2 ऐड करते हो ना, तो ये हो जाएगा 4 और ये भी तुम्हारा 4 हो जाएगा। इस वजह से आंसर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सेम हो जाएगा। तो बस हमें 9 वाले केस को कंसिडर करना था इसमें, जो कि एक्स्ट्रा केस था, और लेस देन 7। अदरवाइज हाँ, इस वाली अप्रोच से हो जाएगा 1 to n-3 और 1 for n-5। तो मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। तो इसका जो कोड है वो देख लो। अगर n इज लेस देन 7 है तो सी आउट, सिंपल सी बात है कि आंसर कभी नहीं आ पाएगा। अगर 9 है तो वो वाला स्पेशल केस हमने डील कर लिया। अदरवाइज बस मैंने चेक किया कि आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। n मॉड्यूलो 3 वो तुम देख सकते हो कि अगर n-3 मॉड्यूलो 3 0 है तो n मॉड्यूलो 3 भी 0 होगा, मतलब उस वाले केस में n-3 मॉड्यूलो 3 नॉट इक्वल्स टू 0 है तो n मॉड्यूलो 3 भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। मैंने n-3 की बजाय n मॉड्यूलो 3 लिख दिया, और फिर मैंने सिंपल कर दिया 1 to n-3 अगर ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, 1 for n-5। तो अब हम आते हैं बी प्रॉब्लम पे। तो जो बी प्रॉब्लम है ना, ये मतलब बिल्कुल मतलब ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम है। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है ये, बता देता हूँ कि है क्या एक्चुअली। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि समझो कि हमारे पास एक बंदा है ए, है ना। वो क्या है, वो ओरिजिन पे खड़ा हुआ है 0,0 पे। उसको किसी एक पोजीशन पे जाना है, पी एक्स पी वाई पे पहुंचना है उसको, ठीक है, पी एक्स और पी वाई पे। लेकिन वो चाहता है वो हर टाइम अंधेरे, मतलब ये क्या है कि वो चाहता है वो हमेशा वो अंधेरे में ना रहे, वो क्या है वो किसी लाइट में रहे। तो उसके पास है ना कुछ ऐसे लैंप्स हैं, मतलब ओवरऑल उसके आसपास वाली जगह पे 2 लैंप हैं। एक समझ लो पोजीशन पे है ए एक्स बी एक्स, ए एक्स ए वाई, और दूसरा समझ लो बी एक्स बी वाई। तो हमें ये बताना था कि मेरे को इसकी, मतलब समझो कि तुम इन लैंप की है ना कितनी भी रेडियस कंसीडर कर सकते हो आर, ठीक है। तो कितनी ऐसी मिनिमम रेडियस होनी चाहिए जिससे कि ए बी तक, ए वाला जो बंदा है वो ओरिजिन से पॉइंट पी तक पहुंच जाए और उसको किसी भी अंधेरे में ना रहना पड़े, वो केवल और केवल लाइट के थ्रू होते हुए चले जाए। मतलब इस वाले केस में तो क्या है, लाइट के थ्रू नहीं जा पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास लाइट वाला एरिया नहीं आ रहा। तो तुम जितनी भी रेडियस लोगे ना, मतलब मिनिमम रेडियस जो भी लोगे, वो दोनों में होगी। मतलब ये भी बी वाला भी आर वाले पूरे एरिया को लाइट करेगा, और ये जो है ए वाला पॉइंट भी, ए वाला लैम्प भी, ये भी पूरे आर वाले एरिया को क्या करेगा, लाइट करेगा, ठीक है। तो हमें मिनिमम रेडियस बतानी है। तो बस इसके कुल मिला के है ना केवल 3 केसेस हैं। तुम खुद भी सोच सकते हो कि अगर मैं ओरिजिन से हूँ, मेरे को किसी एक पॉइंट पे जाना है पी एक्स पी वाई पे, तो यहाँ तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि एक मेरा जो लैंप है ना, या तो मेरा ए लैंप है, वो मेरे को पूरा कवर कर दे, ये मतलब
मैं जो ऑरिजिन है वो भी उसके अंडर आ जाए और ये वाला पॉइंट भी उसके अंडर आ जाए, तो ये हमेशा लाइट में ही रहेगा और ये कभी उससे बाहर नहीं निकलेगा। तो उस वाले केस में हमारा आंसर क्या होगा कि ए से, तो इसके लिए कितनी रेडियस चाहिए चाहिए होगी कि जिससे कि ये पूरा कवर कर जाए। मतलब तुम खुद सोचो कि तुम एक पॉइंट हो ए, मतलब एक लैंप है ए, तो उसको कितनी मिनिमम रेडियस का सर्कल बनाना पड़ेगा जिससे ये ऑरिजिन भी कवर हो जाए। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना आर, वही रेडियस होगी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ए से लेकर ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे को कितनी मिनिमम रेडियस का सर्कल चाहिए जिससे कि ऑरिजिन कवर हो जाएगा। सिमिलरली तुम इससे निकालो, तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि कितनी रेडियस का सर्कल चाहिए, राइट। अगर तुम इससे निकालते हो तो तुम्हें सॉरी, जैसे तुम इससे निकालते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा ए से कितनी मिनिमम रेडियस का चाहिए। तो सिमिलरली तुम यहाँ से निकालो रेडियस, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो, तो इससे क्या पता लग जाएगा कि कितनी ए से रेडियस होनी चाहिए जिससे ऑरिजिन कवर हो जाए और कितनी रेडियस होनी चाहिए जिससे ये वाला पॉइंट कवर हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा उसका हमें क्या ले लेना है, मैक्स। तो मेरे को उतनी रेडियस चाहिए रहेगी। अब जो इन दोनों की जो मैक्स डिस्टेंस आया होगा, तो उतनी रेडियस का मेरे को सर्कल चाहिए रहेगा ए से, जो कि इन दोनों पॉइंट को कवर कर देगा, राइट। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं ए वाले से ऑरिजिन का डिस्टेंस निकालूंगा, ए वाले से मैं पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा। मेरे को इन दोनों की रेडियस के बराबर का चाहिए रहेगा सर्कल, जिससे कि मेरा या तो बराबर या उससे ज़्यादा का, जिससे ये दोनों पॉइंट कवर हो जाएं। तो उन दोनों का हम मैक्स ले लेंगे, तो जिससे वो दोनों को कवर कर दें, राइट। सिमिलरली ऐसे बी का भी निकालो, अगर बी दोनों को कवर कर दे, बी वाला लैंप है ना, तो एक केस हो गया कि ए वाला लैंप को हम यूज़ करें, दूसरा केस हो गया हम बी वाले लैंप को यूज़ करें। तो इसमें हम मैक्स ले लेंगे एंड इसमें हम मैक्स ले लेंगे डिस्टेंस को, ठीक है। ऑरिजिन से और उससे, ऑरिजिन से और अपने पॉइंट से पी एक्स को पी वाई से, है ना। सिमिलरली हम यहाँ से भी सेम मैक्स लेंगे। तीसरा केस ये है कि इन दोनों की हेल्प से ये पॉइंट पे पहुँचे, जैसे कि मतलब इसमें एग्जांपल दे भी रखा है कि समझो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये अपना ए है, ये अपना ऑरिजिन है और ये कुछ ऐसे होके जाए, हाँ, ये पॉइंट पी है, ये बी है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर मेरे को ऑरिजिन से पी तक जाना है तो मैं ए और बी दोनों के सर्कल की हेल्प से निकल सकता हूँ, ठीक है। तो उस वाले केस में अगर तुम देखोगे तो तुम ऑरिजिन वाला जो पॉइंट है ना, वो किस सर्कल के अंदर हमेशा लाइटन अप रखने की कोशिश करोगे, तुम पता है किसके अंदर रखने की कोशिश करोगे, जो कि क्लोज है ऑरिजिन से, या तो ए होगा या तो बी होगा। तुम ये वाली देखो कि कौन सा क्लोज है, अगर ए वाला क्लोज है तो इसको ए के अंदर ले आओ, है ना। अगर बी वाला जो है, मतलब जो ये वाला पॉइंट है पी वाला, फिर तुम इसको देखोगे कि ऑरिजिन से क्लोज है या फिर बी से क्लोज है। जिसके भी क्लोज है, ये जैसे ये बी के क्लोज है तो उसको बी वाले सर्किल के अंदर ले आओ। उनके लिए रेडियस कितनी चाहिए रहेगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। इस वाले सर्कल के लिए कितनी चाहिए रहेगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑरिजिन से ए के बीच का, है ना। तो यहाँ से मेरे पास कुछ डिस्टेंस आएगा और यहाँ से मेरे पास कुछ डिस्टेंस आएगा, और जो मेरा ये डिस्टेंस होगा मैं उतनी रेडियस के सर्कल खींच दूंगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने सर्कल खींचा लेकिन वो कुछ ऐसा हो, है ना। मतलब ये ऑरिजिन है, ये पॉइंट ये ए है, तो ये तो इसके अंदर आ गया, सॉरी, इस तरीके से समझो, है ना। तो ये तो इसके अंदर आ गया, लेकिन और ये वाला पॉइंट है बी, और ये समझो तुम अम, ये हमारा पी पॉइंट, ठीक है। ये बी वाला लैंप है, तो ये पी वाला पॉइंट इसके अंदर आ गया, लेकिन ये फिर भी टच तो नहीं हो रहा है ना। मतलब बीच वाले डिस्टेंस पे तो उसको ऐसा का ऐसे ही जाना पड़ेगा, राइट। मतलब बीच वाले पे तो अंधेरा ही होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको और बड़ा सर्कल चाहिए जो कि मेरे को पहुंचा सके किसी तरीके से ए से ऑरिजिन से पी वाले पॉइंट पे। तो उसके लिए है ना, अगर तुम सोचो तुम दोनों सर्कल को बड़ा करते हो, वो केवल और केवल मिनिमम रेडियस उस केस में आ पाएगी जब ये दोनों टच करें। दोनों टच करें इसका मतलब क्या है, ये ए वाला लैंप है, ये बी वाला लैंप है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, डिवाइड 2 कर दो, तो उतनी मिनिमम रेडियस होनी चाहिए तभी ये एक दूसरे को टच करेंगे।
तो तीसरा केस भी यही था। तीसरा केस ये था कि तुम जो ए वाला लैंप है उससे निकाल, मतलब जो बेसिकली तुम्हें कितनी मिनिमम रेडियस चाहिए रहेगी, या तो ए से बी का डिस्टेंस निकालो, उसको डिवाइड 2 करो, उतनी मिनिमम रेडियस चाहिए रहेगी मैक्स ऑफ, या फिर तुम्हारा एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन वाला कवर हो जाए, उसके लिए जितनी रेडियस चाहिए रहेगी वो हमें चाहिए, मतलब ए से या बी से जिससे भी मिनिमम आएगी। और फिर तुम्हारा जो पी वाला पॉइंट है उससे कितनी रेडियस चाहिए मिनिमम, जिससे कि बी वाला पॉइंट जो है उसके अंदर लाइट आ सके, वो हो गई तीसरा, हो गई हमारी तीसरी रेडियस। और हम तीनों का मैक्सिमम लेंगे, उन तीनों का मैक्सिमम लेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि इस वाले केस का आंसर क्या होगा, और हमें 1 2 3 का मिनिमम ले लेना है, ये 3 केसेस का, तो हमारा आंसर होगा आ जाएगा। टिप समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मतलब तुम समझ सकते हो इजीली डायग्राम की हेल्प से। तो मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। तो इसका कोड ये है, जैसा भी मैंने बताया। तो फर्स्ट वे क्या है कि तुम जो है, मतलब समझो मैंने ऐसे ले लिया ए बी सी डी ई एफ। ए बी जो है हमारा वो पॉइंट है, सी डी हमारा ए लैम्प, ई एफ तुम्हारा बी लैम्प, ठीक है। तो तुमने एक लैम्प से ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस निकाला, एक लैम्प से तुमने मतलब ए वाले लैम्प से ही तुमने उसका डिस्टेंस निकाल दिया जो पोजीशन पे हमें पहुंचना है। सिमिलरली तुमने यहाँ से बी लैम्प से निकाला, ठीक है। और फिर तुम क्या करते हो कि दोनों का मैक्स ले लेते हो, मतलब ऑरिजिन से या फिर उससे पॉइंट से पहुंचने में कितनी रेडियस चाहिए रहेगी। सिमिलरली तुम बी लैम्प से भी ऐसे ही कंसीडर करते हो। और तीसरा हो सकता है तुम्हारा कि तुम क्या कर रहे हो कि जो मैंने अभी केसेस बताए थे, मैक्सिमम क्या लेना है हमें, सी डी और ई एफ जो तुम्हारे दो लैंप है उनके बीच की रेडियस का डिवाइड 2, या फिर तुम्हें क्या लेना है कि तुम्हें ऑरिजिन को कवर करना है, तो तुम ऑरिजिन देखोगे कि मिनिमम किससे कवर हो रहा है, और फिर वो वाली रेडियस ले लो। और सिमिलरली हमारा पॉइंट जो है पी, वो किससे कम रेडियस में कवर हो रहा है, वो वाला ले लो, ठीक है, वो वाली रेडियस ले लो, और इन तीनों का मैक्सिमम ले लो। तो इससे हमारा थर्ड वाला केस कवर हो जाएगा। और इन तीनों का ले लो तुम मिनिमम, तो उससे हमारा पता लग जाएगा कि कितनी वो चाहिए रहेगी हमें, कितना हमारा मतलब मिनिमम रेडियस चाहिए रहेगी, जिससे ये तीनों पॉइंट, मतलब ये दो, जो हमारा पर्सन है वो ऑरिजिन से पी वाली पोजीशन पे जा सकता है हर लाइट के बीच में, ठीक है। और ये डिस्टेंस का सिंपल मैंने वो बना दिया था फंक्शन एक। तो यही वही है, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस, ऐसे होता है ना। बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता हो तो। हाँ, तो जो हमारा वो है वो क्या होता है, x1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो बस मैंने वही चीज़ लिखी है वहाँ पे। तो ये हमारा हो गया बी प्रॉब्लम। अब हम आते हैं अपनी सी प्रॉब्लम पे। जो सी प्रॉब्लम है ये अच्छी प्रॉब्लम थी, मैं बता देता हूँ कि सी प्रॉब्लम है क्या। तो सी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि हमें है ना एक स्ट्रिंग गिवन है इनिशियली, ठीक है। हमें एक स्ट्रिंग गिवन है इनिशियली, और उसमें हम एक एक करके कैरेक्टर रिमूव करते जा रहे हैं, ठीक है। और हम रिमूव कैसे कर रहे हैं, समझो कि हमारी एक स्ट्रिंग है इनिशियली डी ए सी बी, ठीक है। मैं सैम्पल वाला ही एग्जांपल उठा रहा हूँ जो कि दे रखा है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो अब मैं है ना इसमें से कोई एक ऐसा कैरेक्टर रिमूव करूंगा जिससे लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम बने, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, डी हटा सकता हूँ मैं, ए हटा सकता हूँ मैं, सी हटा सकता हूँ मैं, बी, लेकिन जिससे लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम हटे। तो डी ए सी बी में से हम कौन सा वाला हटाएंगे सबसे पहले। तो डी ए सी बी में से अगर मैं डी हटा दूँ तभी वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर बनेगी, ठीक है। अगर मैं ये हटाता हूँ फिर नहीं बनेगी क्योंकि डी पहले आ जाएगा। तो मैं डी हटाता हूँ फिर मेरी बनी ए सी बी। तो ये ही, अगर तुम खुद देखो कि अगर तुम ए हटाते तो डी सी बी बनता, ए अगर तुम सी हटाते तो डी ए बी बनता, अगर तुम बी हटाते तो डी ए सी। सबसे मिनिमम क्या है, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद तुम एक और बार कैरेक्टर हटाओगे तो तुम्हारी जैसे बनी ए बी, तुम सी हटाओगे तभी तुम्हारा लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर। फिर तुम कौन सा हटाओगे, फिर तुम बी हटाओगे, ठीक है। बी हटाओगे तो तुम्हारे पास बचेगा ए। तो ये हमारी कुछ पैटर्न बनेगा, ठीक है। मतलब पहले तुमने डी हटाया, फिर तुमने सी हटाया, फिर तुमने बी हटाया। तो जब तुम इन स्ट्रिंग्स को हम कब तक ये रिमूव करते जाएंगे कैरेक्टर, जब तक ये एक लेंथ की ना हो जाए, ठीक है। तो इन
स्ट्रिंग्स को कंसीडर करो तुम, DACB, ACB, AB, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है तुम इन स्ट्रिंग को कर दो कॉन्कैटिनेट, मतलब इन स्ट्रिंग्स को जोड़ दो जब तक ये एक लेंथ की नहीं आ जाए। तो कुछ ऐसी स्ट्रिंग बनेगी DACB, ACB, AB, A, और तुम्हें बताना है कि अगर तुम्हें P दे रखा हो, कोई भी एक पोजीशन दे रखी हो, K मान लो, K पोजीशन दे रखी है, तो इस वाले को जो कॉन्कैटिनेट करके है ना, जो तुम्हारी स्ट्रिंग्स आई है उसमें kth कैरेक्टर क्या होगा, kth कैरेक्टर मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, तो एट्थ कैरेक्टर कोई पूछे तो वो ए है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि इसकी अप्रोच की बात करते हैं बेसिकली। तो अब हम इसकी अप्रोच की बात करते हैं कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें तुम देख सकते हो कि जैसे कि तुम्हें सबसे पहले है ना ये कंसीडर करना पड़ेगा कि तुम्हारे कैरेक्टर्स किस ऑर्डर में रिमूव होंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो यही है ना कि हम रिमूव करेंगे कौन सा कैरेक्टर। अगर हमारे पास इतने सारे कैरेक्टर चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से कैरेक्टर रिमूव। तो एक मतलब ऑब्जर्वेशन अगर तुम देखो, तो अगर तुम ये देखो कि अगर यहाँ पे ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ है, फिर जी है, फिर एच, कुछ इस ऑर्डर में हमारी स्ट्रिंग होती, तो क्या मैं ए को कभी हटाना चाहता? मैं कभी नहीं हटाना चाहता। क्यों? क्योंकि जो तुम देखोगे ना, मेरा नेक्स्ट वाला जो है वो मुझसे बड़ा है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मेरा नेक्स्ट वाला इससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली मेरी जो स्ट्रिंग है वो लेक्सियोग्राफिकली क्या हो जाएगी, मेरी स्ट्रिंग जो है वो लेक्सियोग्राफिकली बिगर हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बी को हटाता हूँ, तो बी के साइड में भी इससे बड़ा है, तो मतलब अगर मैं बी को रिमूव करता हूँ तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी, तो मैं बी को भी कभी रिमूव नहीं करना चाहूँगा, इससे भी बड़ी बनेगी। GHI, अगर सोचो यहाँ पे होता सी, मान लो सी, तो फिर क्या मैं डी को रिमूव करना चाहूँगा? डी को भी हटाऊंगा तो फिर सी के बाद क्या आ जाएगा, ई, उससे भी हमारा नुकसान होगा। तो तुम हर केस में देखो, अगर ये टोटली इंक्रीजिंग चल रही है ना, तो तुम यहाँ तक ए से लेकर ABCDEFG किसी को भी हटा के देख लो, तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। क्यों? लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर नहीं बनने वाली, उससे बिगर ही बनेगी, क्योंकि जी हटती एच आ जाएगा। तो हम हटाना किसको चाहिए? तो तुम जब देखोगे कि एच के बाद अगर सी है, तो इससे क्या है कि डाउनफॉल आ रहा है कैरेक्टर में, मतलब पहले बड़ी वैल्यू थी, अब छोटी वैल्यू है। तो बड़ी से जब छोटी हो रही है, तो इसमें हमेशा हमारा फायदा है कि हम छोटी वाली को पहले ले आए। तो अगर मैं एच हटा दूं, तो जी से क्या आ जाएगा, सी। तो जो मेरी छोटी वाली वैल्यू थी, अब मेरे पास एच पहले आ रहा था, अब सी आ रहा है, तो जी एच था तो जी सी। तो इस वाले केस में हमेशा बेनिफिशियल है, राइट। तो इससे हमें हमें क्या पता लगा कि जब भी हमारे, एक सेकेंड, तो अगर मेरे जो कैरेक्टर्स हैं ना वो ऐसे इंक्रीज होते जा रहे हो, ABBBCCDEFFG, तो मैं इनको हटाना कभी नहीं चाहूँगा। मैं किसको हटाना चाहूँगा? जैसे ही मेरा डाउनफॉल हो रहा हो, ठीक है, मतलब वैल्यूज़ का। अगर मेरा यहाँ पे डी आ जाता है, तो मैं इसको पहले लाना चाहूँगा, क्योंकि जी हट जाएगा और ये पहले आ जाएगा और मेरी लेक्सियोग्राफिकली हमेशा क्या बनेगी, स्मॉलर बनेगी। अगर मैं इसको हटाता तो क्या होता, तो ये एफ यहाँ आ जाता, जी जो है वो यहाँ आ जाता, तो डी हमारा क्या है, यहाँ आ जाता। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता कि एफ जी, तो तुम देख रहे हो जी जो है वो पहले हो गया अब हमारा, तो ये नुकसान वाला केस है। तो इस वजह से हम उसी वाले कैरेक्टर को हटाएंगे जिसमें से कि हमारा क्या हो, मतलब वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा हो जब हमारा। तो अगर डी आता है तो मैं किसको हटाऊंगा? सीधा मैं जी को हटाऊंगा, क्योंकि डी जो है उसके वाले केस में मेरा आ गया है, ठीक है। अगर जी सी था तो मैं उस वाले केस में जी को हटाऊंगा, जिससे मेरा सी जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब जब तुम सेकंड वाले केस को कंसीडर करो कि मतलब ये तो पहुंच गए हैं अपन, सी सी डी ई एफ एफ जी, डी आ गया, तो पहले मैंने जी रिमूव किया। अगली बार क्या रिमूव करोगे? फिर से तुम देखोगे डाउनफॉल हो रहा है वैल्यू में, तुम फिर एफ रिमूव करोगे, फिर डी यहाँ आ गया, फिर तुम एफ से फिर रिमूव करोगे, मतलब फिर एफ को रिमूव करोगे जिससे डी और आ गया, फिर तुम ई को करोगे। अब जब तुम डी पे आ जाओगे, सोचो यहाँ पे सी था, तो तुम रिमूव करना बंद करोगे। क्यों? क्योंकि डिक्रीमेंट नहीं हो रहा वैल्यूज में। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि कब तक, जब तक हमारा डिक्रीमेंट होते जा रहा है वैल्यूज में, हम उसको आगे लाते जाएंगे कैरेक्टर को। ऐसा क्यों होते जा रहा है कि मतलब सोचो
कि डी जो है वो छोटी वाली वैल्यू है और लेक्सियोग्राफिकली हमेशा हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से ही छोटी वाली वैल्यूज लाना स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम देखेंगे कि कब तक आ सकता है, जब तक आ सकता होगा आगे तब तक हम लेके आएंगे, जैसे ही रुक जाएगा तो हम रोक देंगे, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव करेंगे। तब कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक अच्छा सा, जैसे कि जो हमें इसी में ही गिवन है, कौन सा था एग्जांपल, हाँ यही वाला डीएसीबी। तो जैसे डीएसीबी है तो तुम डी को देखते हो, ठीक है, ए को देखते ही आया कि दिमाग में डिक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, तुमने डी रिमूव कर दिया, ठीक है, तुम ए यहाँ पे ले आए। तो पहली बार में तुम्हारा कौन सा रिमूव होगा, डी, पहले टाइम में सबसे पहली बार में तुम्हारा डी, फिर तुम्हारा आया ए, फिर आया तुम्हारा सी। क्या सी से डाउनफॉल हो रहा है वैल्यूज का, नहीं हो रहा, मतलब जब तुम कंसीडर करो ए सी बी आ गया, ठीक है, तो तुम सेकंड वाले मूव में कौन सी स्ट्रिंग, मतलब कौन से कैरेक्टर को रिमूव करना चाहोगे। सी से बी में देखो क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है वैल्यू का, ठीक है, छोटी आ रही है, तो हम सी रिमूव कर देंगे। फिर हम ए बी, फिर हम कौन सी वाली देखें, अब जब तुम्हारे पास डाउनफॉल हो ही नहीं रहा वैल्यूज का, ठीक है, मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो तुम खुद सोचो ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से है, तो तुम कैसे निकालना स्टार्ट करोगे, तो तुम पीछे से निकालना चाहोगे, राइट, तभी ये लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम बनेगी, अगर तुम 20 से निकाल दोगे तो नहीं बनेगी। तो पहले तुम ई को निकालोगे, फिर तुम डी को निकालोगे, फिर तुम सी को निकालोगे, फिर तुम बी को निकालोगे, फिर तुम ए को निकालोगे, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा कि मैं किसी भी कैरेक्टर को पकड़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि उससे पिछली वाली वैल्यूज, जब तक मेरी पिछली वाली वैल्यूज मुझसे बड़ी हैं, मैं उन दूसरे कैरेक्टर्स को रिमूव करता रहूँगा, है ना। क्योंकि अगर सोचो यहाँ पे ई था, ई था, ई था, एफ था, यहाँ पे डी आ गया, तो पहली चांस में क्या होगा, ये वाला एफ रिमूव होगा, दूसरी चांस में ये वाला एफ रिमूव होगा, फिर मैं इसको और आगे लाने चाहूँगा, फिर मैं ई को रिमूव करूँगा, फिर मैं इसको करूँगा, फिर मैं इसको करूँगा, तो पहली चांस में ये रिमूव होगा, दूसरे में ये होगा, तीसरे में ये होगा, चौथे में, पाँचवें में होगा। तो क्या मैं इससे निकाल सकता हूँ कि हर एक जो कैरेक्टर है वो किस स्टेप पे जाके रिमूव होगा। जैसे कि यही वाले को लेते हैं डी ए सी बी को, तो सबसे पहले हमने देखा कि जब ए आ रहा है तो कौन सा रिमूव होगा, डी वाला इससे छोटा है तो सबसे पहले ये रिमूव हो जाएगा, वन, फर्स्ट पे। फिर मेरा देखता हूँ मैं सी पे आया, मैं फिर मेरा ए जो है ना, ए बचा रह गया, फिर मैं सी पे देखता हूँ, सी पे डाउनफॉल नहीं हो रहा, बी पे हो रहा है वैल्यू का, तो सेकंड स्टेप में कौन सा रिमूव होगा, सी वाला रिमूव होगा। फिर मेरे पास जैसे बचे होंगे, फिर मेरे पास ए बी बच गए केवल, तो ए बी का मतलब क्या है इसमें, कि ये वाला जो बी है, फिर हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, अगर ये टोटली इंक्रीजिंग बन गया होगा अभी, तो तीसरा बी होगा और चौथा होगा ए। तो तुम्हें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर दिमाग में आ रहा है कि मेरे को ये, अगर मेरे पास कोई भी एक कैरेक्टर सी है, मेरे से पीछे जब तक छोटे होते जा रहे हैं मेरे को रिमूव करना है, तो बेसिकली वो होता है स्टैक। तो स्टैक बेस्ड प्रॉब्लम थी, किसी भी कैरेक्टर को देखो, जब तक उससे तुम्हें पीछे छोटे मिलते जा रहे हैं उनको रिमूव करते जाओ, ठीक है, और उनका तुम ये रख लो कि पोजिशन, मतलब वो कौन से वाले उस पर रिमूव होंगे, लाइक फर्स्ट वाली स्टेप में होंगे, सेकंड वाली पे होंगे, थर्ड वाली पे होंगे, फोर्थ वाली पे होंगे, इस तरीके से। तो पहले ये जैसे होगा, दूसरे स्टेप में ये होगा, तीसरे में ये होगा, चौथे में होगा, पांचवें में अब ये इसके आगे रिमूव नहीं हो पा रहा, तो सोचो यहाँ पे ए था, तो फिर क्या होगा, सी मेरा इंसर्ट हो गया जैसे स्टैक में, और हमने ये जैसे रिमूव करते गए, फिर मैं ये देखूंगा कि ए पे आया मैं, तो अगर ये सी से बड़ा है तो फिर सी रिमूव हो जाएगा, तो पांचवें पे सी वाला रिमूव हुआ। जैसे तुम्हें पीछे देखते जाना है, तुम कौन कौन से रिमूव करते जा रहे हो, उनकी पोजीशन मेंटेन करते चलो, तो इससे हमारा ओवरऑल हमको पता लग जाएगा कि हर एक कैरेक्टर किस वाली स्ट्रिंग में जाके रिमूव हुआ होगा। तो अगर तुम्हारे पास ये वाली स्ट्रिंग्स आ जा, मतलब हर एक कैरेक्टर का पता लग जाता है कि वो कौन से स्ट्रिंग में जाके हुआ होगा, तो सोचो कि अगर मेरे को के, मतलब ये समझो एन इज इक्व टू इनिशियली 5 था, तो पहले मेरी स्ट्रिंग जो होगी वो 5 लेंथ की होगी, फिर 4 की होगी, फिर 3 की होगी, फिर 2 की होगी, है ना? तो अगर मेरे को कुछ के जो है वो कुछ ऐसे दे रखा हो, 10 दे रखा हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरी पहली स्ट्रिंग पूरी आई होगी, दूसरी स्ट्रिंग भी पूरी आई होगी, तीसरी स्ट्रिंग में जाके है ना, मेरे को कंसीडर करना है, तीसरी स्ट्रिंग में जाके मेरे को मेरा मतलब फाइनल वो मिलेगा, मतलब मेरे को फाइनल अपना कैरेक्टर, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर रिमूव हुआ, यहाँ पे कौन सा, पहली बात तो फिफ्थ 5 किया है, तो मतलब ये इनिशियली कोई कैरेक्टर रिमूव नहीं हुआ होगा, तो तुम देखोगे कि फर्स्ट स्टेप में कौन सा हुआ, और फिर तुम सेकंड वाली स्टेप्स के भी सारे के सारे, मतलब यहाँ तक जितने भी कैरेक्टर्स रिमूव हुए होंगे ना, तुम इस वाली स्ट्रिंग में कंसीडर करोगे कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स रिमूव हो गए।
तो अब तुम्हें इन वाली स्ट्रिंग से मतलब ही नहीं है, इनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों चेक करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें? क्योंकि इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब जब ये दोनों पे अगर ये कंप्लीट कर दिए हमने अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो हम इसमें देखेंगे ना कि कौन-कौन से कैरेक्टर मिस हो गए होंगे अब तक। तो अगर तुम्हें पता चला कि 3 स्टेप्स तक 3 कोई भी कैरेक्टर रिमूव हो गए, वो तुम्हें उनकी पोजीशन पता लग गई कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो तुम इनको रिमूव करोगे सिंपली, और यहाँ पे जैसे टोटल तुम कितने कवर कर चुके हो कैरेक्टर्स 9, तो तुम्हारा एक ही बचेगा। तो जो पहला इंडेक्स आएगा ना, बस वही तुम्हारी वैल्यू। तो जो हमारा पहला कैरेक्टर आया होगा इस स्ट्रिंग में, बस वही हमारी क्या होगी, वैल्यू। तो बस हमें ये पता लगाना है कि हमारे जो ये वाली स्ट्रिंग हुई होगी, इसमें फाइनली इसकी मतलब ये दिखती कैसी होगी, बेसिकली इसमें कौन-कौन से कैरेक्टर होंगे। जैसे कि मैं इसी के एग्जांपल की हेल्प से ही समझाऊँगा। डीएसीबी के बाद क्या आई होगी हमारी, जैसे आई एसीबी, फिर तुम्हारी आई एबी, फिर तुम्हारी आई ए। हाँ, तो अगर तुम्हें दे दिया हो 8, तो तुम इसको कंसीडर मत करो। 4 + 3 7, तुम्हें केवल किसको देखना है, इस वाली स्ट्रिंग को देखना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी 2, जब तुम्हारी स्ट्रिंग कंप्लीट हुई होगी और तुम्हारी जो तीसरी आई होगी, तो इसमें कौन-कौन से कैरेक्टर्स अब तक रिमूव हो चुके होंगे। तो यहाँ पे कोई नहीं हुआ, यहाँ पे कौन-सा हुआ, सी, अ, हाँ सॉरी, यहाँ पे कोई नहीं हुआ, यहाँ पे कौन-सा हुआ, डी, और यहाँ पे कौन-सा हुआ, सी। तो तुम्हारा डी और सी मिसिंग होंगे इस वाली स्ट्रिंग में। तो डी, ए, सी, बी में से तुम मिस कर दो कौन सा, डी और सी, तो तुम्हारी करंट स्ट्रिंग बचेगी ए बी। तुम करंट स्ट्रिंग पे आराम से ऐसे पहुँच सकते हो, और फिर उसमें बस आइटरेट करने की कोशिश करो। जैसे तुम्हारा 4 + 3 कितना होता है, 7। तो 8 - 7 इज़ इक्वल्स टू 1। तुम्हें केवल एक ही कैरेक्टर चेक करना है, जो पहला कैरेक्टर आता होगा इस वाली स्ट्रिंग का, वो हमारा आंसर होगा। तो उस वाली, ठीक है? इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ इजीली, मतलब तुम्हें अब आ जाएगा इजीली समझ में। तो इसका कोड कुछ ऐसा है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सबकी पोजीशन निकाली। ये बेसिकली ये पोजीशन बता रहा है कि कौन सा जो कैरेक्टर है ना, वो सबसे पहले बेसिकली कौन सा इंडेक्स निकलेगा, फिर कौन सा इंडेक्स निकलेगा, फिर कौन सा इंडेक्स निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने जैसे स्टैक यूज़ करनी थी, लेकिन मैंने वेक्टर की हेल्प से ही वो चीज़ कर ली। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मैंने एक वेक्टर वी बनाया, उसमें मैंने क्या पुश किया, उसमें मैंने कैरेक्टर पुश किया और उसका इंडेक्स पुश किया, राइट। उसके बाद मैंने एक टेम्परेरी वेक्टर बनाया जो कि एज अ स्टैक काम कर रहा होगा। फिर मैंने क्या किया कि टेम्परेरी वेक्टर में अपना इनिशियल वाला जो पेयर था वो इंसर्ट कर दिया। फिर मैं 1 से चलना स्टार्ट किया, और मैंने चेक किया कि मेरा जो करंट वाला कैरेक्टर है वो कब तक है ना, मेरे पिछले वाले जो लास्ट वाले जो कैरेक्टर्स हैं ना, उनसे जो है वो छोटा है, क्योंकि हम उसको पीछे लाने की कोशिश करते जाएंगे, और जो मेरे ऑलरेडी कैरेक्टर्स पड़े होंगे उनको हम रिमूव करते जाएंगे। तो ये क्या किया मैंने, जैसे ही वी आई डॉट फर्स्ट जो है, जो मेरा करंट कैरेक्टर, जैसे मैंने बोला वो छोटा है, टेम्परेरी वेक्टर जो कि स्टैक की तरह यूज़ कर रहा हूँ मैं, जैसे ही वो होता है तो मैं क्या करता हूँ कि अगर वो छोटा है तो ये वाला कैरेक्टर मैं रिमूव कर दूंगा। तो मैं पोजीशन में पुश कर देता हूँ कि पोजीशन मेरे को क्या बताता है, ऑर्डर बताता है कि पहले ये वाला इंडेक्स होगा, फिर ये वाला इंडेक्स रिमूव होगा। तो ये पोजीशन में मैंने स्टोर किया, और मैंने अपने स्टैक में से पॉप कर लिया, या फिर टेम्परेरी वेक्टर में से पॉप कर लिया, और फिर मैंने वो वाला जो हमारा करंट कैरेक्टर है वो उसमें पुश कर दिया। और जब ये मेरा टोटली इंक्रीजिंग बच गया होगा, तो उसमें मैं पीछे से पॉप करना स्टार्ट करता हूँ, और ये मैं पोजीशन में इंसर्ट कर देता हूँ कौन सा वाला, जो मेरे इंडेक्सेस होंगे। अब ये मैंने एक बाइनरी सर्च लगाई थी, मैं बताता हूँ बाइनरी सर्च मैंने किस लिए लगाई थी। वैसे बिना बाइनरी सर्च के भी काम चल सकता है, लेकिन कॉन्टेस्ट के ड्यूरिंग मेरे को मतलब बाइनरी सर्च ही दिमाग में ही, तो मैंने वही लगा दी थी। तो ये है, ये मैंने बाइनरी सर्च लगाई है किस लिए, कि मैं ये निकाल सकूं कि मैंने कितने ब्लॉक, मतलब कितनी स्ट्रिंग मेरी कवर हो गई होगी, है ना। तो एक चीज़ सोचो, अगर तुम्हारी करंट पोजीशन है 8, और ये इनिशियली समझो n से स्टार्ट होता है, तो दूसरी स्ट्रिंग की लेंथ होगी n-1, तीसरी की होगी n-2, और तुम k पे हो, तो तुम ये देखोगे कि बस इनका सम जो है ना, कब तक जो है वो k से लेसर हो, तो तभी तक तो तुम जो है वो उतनी स्ट्रिंग्स कवर कर चुके होगे। अगर k पे आ जाती है, k से बड़े वाले पे आ जाती है, मतलब ये जो सम है ये स्ट्रिंग्स का, मतलब ये पहली स्ट्रिंग n लेंथ की होगी, दूसरी n-1 की होगी, n-2, अगर इन तीनों का सम लेस देन k है, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ये वाली तीनों स्ट्रिंग कवर हो गई होंगी, है ना। अगर k के बराबर हो, ये ज़्यादा हो, तो बेसिकली हम कह सकते हैं ना कि ये वाली स्ट्रिंग आगे होंगी, या तो k के बराबर होंगी, मतलब k वाली पोजीशन पे जाके आ रही होंगी।
तो बस इसके लिए मैंने निकाला कि मैं इससे जो स्ट्रिंग्स कवर हो चुकी हैं हमारी, मतलब जो कि हमारी के पोजीशन है, तो के जो है समझो जैसे 8 था तो 4 ये रहा और 3 ये रहा, तो 7 जो है वो लेसर देन 8 है ना, तो मतलब ये दोनों स्ट्रिंग जो है वो कवर हो गई होंगी। तो वो बस मैंने कवर्ड स्ट्रिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पहले आई होंगी, है ना। तो उसको मैं एक बाइनरी सर्च की हेल्प से निकालता हूँ। तो ये जैसे बाइनरी सर्च की हेल्प से मैंने ये निकाला बस सिंपली, और इसमें ये सिंपली तुम फॉर्मूला देख सकते हो कि कितनी कवर हो गई होंगी स्ट्रिंग्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, मतलब एक AP तो बन रही है, एक N है, एक N-1 है, फिर N-2। तो AP का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A + N-1 into D। N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। समझो ये मैंने मिड, मतलब ये मिड से मैं निकाल रहा हूँ बाइनरी सर्च लगा के कि अगर मेरा मिड कुछ भी है तो मेरी कितनी स्ट्रिंग कवर होगी। तो N यहाँ पे मिड हो गया, तो N/2। स्टार्टिंग टर्म क्या होगी, 2A, मतलब N से स्टार्ट हो रहा है ना, N + N-1 N-2, 2N। फिर प्लस N-1, N क्या है, मिड, फिर से D क्या है, कॉमन डिफरेंस, जो कि तुम देख सकते हो कि अगर वैल्यू घट रही है तो कितना होगा, -1। तो बस इस तरीके से मैंने देखा कि कितने वो जो है मेरे आंसर में मैंने बेसिकली स्टोर कर लिया कि मेरी कितनी स्ट्रिंग्स ऑलरेडी पहले आ गई होंगी, और जो मेरी पोजीशन है उसमें से मैंने माइनस कर दी वो वाली वैल्यू। तुम देख सकते हो आंसर इनटू यही वाली चीज़, ये जो वैल्यू है ना, बस मैंने यही वाली माइनस करी है जो मेरी पोजीशन है उसमें से, जो मेरे को पोजीशन का निकालना है, kth इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है ना। और तुम ये मतलब आंसर प्लस प्लस आंसर -2 ये मैंने ये करी है, मतलब ये देख सकते हो तुम कि क्यों किया। मैं बेसिकली बता देता हूँ कि तुमने देख लिया कि कितनी कवर नहीं हुई है ना, मतलब सॉरी कितनी कवर हो गई है स्ट्रिंग्स। तो तुम्हें अगर करंट स्ट्रिंग पे जाना होगा, तो मतलब जिसमें ये कैरेक्टर आ रहा होगा, तो उसके लिए तुम आंसर प्लस प्लस कर दोगे। और आंसर -2 अभी मैं बता देता हूँ मैंने किस लिए किया था। वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि जब तुम जीरो को कंसीडर कर रहे होगे तो जीरो वाली स्ट्रिंग पे कोई भी कैरेक्टर चाहे रिमूव नहीं हो रहा होगा। तो तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं 1 वाले से स्टार्ट करना है, मतलब बेसिकली तुम्हें आंसर जितना भी तुम्हारा आ रहा था ना उसकी -1 वैल्यू से स्टार्ट करना होगा, मतलब वो वाले कैरेक्टर्स तुम्हें रिमूव करने होंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करने में, लेकिन तुम समझ सकते हो कि अगर तुम्हारी 3 स्ट्रिंग कवर हो गई होंगी तो जब तुम चौथी पे आए होगे तो तुम कौन से वाले कैरेक्टर्स, मतलब वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को क्या करते जाओगे, अपनी करंट स्ट्रिंग जब बना रहे होगे तो उसमें से रिमूव करते जा रहे होगे। तो बस ये उसी के लिए ही है कि मैंने आइट्रेट किया, मेरी जितनी भी स्ट्रिंग्स आ रही हैं ना, मेरी जितनी भी स्ट्रिंग्स हो चुकी हैं उनमें जो कैरेक्टर रिमूव हुए हैं उन सबको मैंने क्या कर दिया, एक कर दिया मैंने विजिटेड मार्क कर दिया। इसका मतलब क्या है कि मेरे ये सारे कैरेक्टर्स जो भी हैं वो मेरी करंट स्ट्रिंग में नहीं आएंगे। और फिर मैंने क्या किया कि पोजीशन जैसे मैंने माइनस कर दी थी कि मेरे को जैसे 8 है मेरी करंट, मतलब के, और मेरे 7 पिछली स्ट्रिंग में कवर हो चुके हैं, तो मैं 8 - 7 1 को चेक करूंगा, केवल एक मेरा कैरेक्टर कब कवर हो रहा है ना। तो फिर मैं इनिशियल से स्टार्ट करता हूँ 0 से n तक। अब मेरी करंट स्ट्रिंग देखनी है मेरे को, करंट स्ट्रिंग में अगर विजिटेड ऑफ I1 होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला कैरेक्टर मेरा रिमूव हो चुका है, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। एल्स में मैं k माइनस करूंगा कि मेरा अभी वाला कैरेक्टर आ रहा है, और अगर k 0 हो जाता है तो बेसिकली मैं उस वाले पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ जो कि मेरे को रिक्वायर्ड है। उस वाले पॉइंट पे मैं बस सी आउट कर दूंगा ये और रिटर्न कर दूंगा। ये मतलब खुद से इम्प्लीमेंट करना वो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना बाइनरी सर्च वाला और ये वाला, ये जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक डिफ़िकल्टी होगा ऑब्वियसली एक्सप्लेन करने में। तो अब मूव करते हैं डी प्रॉब्लम पे। जो डी प्रॉब्लम थी ना, ये मतलब सच्ची में काफ़ी ईजी प्रॉब्लम थी, बस एक बहुत छोटी ऑब्जर्वेशन है इसमें, मतलब अगर वो किसी को लग जाए तो बहुत ईजी प्रॉब्लम है ये वाली। तो डी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से थी कि वो ये थी कि हमारे पास है ना, ऐसे समझो कि एक है ना, हमें क्या गिवन है, हमारी प्रॉब्लम का नाम है मोनोकाप एंड सेट, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमारे पास एक सेट गिवन है, ठीक है, सेट गिवन है, उसमें समझ लो 1 से लेकर n तक वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6। सेट जो गिवन है ना वो शुरुआत में समझो एम्प्टी है ना, हमारे पास कुछ वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 अप टू n, ठीक है, अप टू n। तो अब हमें क्या करना है कि इन वाली वैल्यूज़ को है ना तुम्हें सेट में डालना है एक एक करके। जैसे पहले तुम 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, फिर
फिर पहले 5 डाल सकते हो, फिर 2 डाल सकते हो, कुछ इस तरीके से किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हो। तो इस सेट में जब तुम वैल्यूज़ डालोगे ना, तो एक हमें एक स्ट्रिंग भी गिवन है। स्ट्रिंग कैसे गिवन है? तो सोचो कि तुम पहला कैरेक्टर जो है, पहला वाला जो एलिमेंट है ना डाल सकते हो, तुमने पहले 5 डाल दिए, ठीक है? तुमने पहले 5 डाल दिया, फिर तुम डालते हो 6। तो अगर जो तुम करंट अपना एलिमेंट डाल रहे हो ना, मतलब सेट में, तो पहले सोचो सेट में 5 डला हुआ था, अब तुम डाल रहे हो 6। तो 6 जो है ना, 5 और 6 का मैक्सिमम है। 6 सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो 6 वाले में हमारा कैसा साइन आ जाएगा? ग्रेटर वाला, ठीक है? फिर तुम डाल रहे हो अगर 2, तो 2 पहले 5 था, फिर 6 था, अब 2 हो गया, तो 2 सेट का क्या है? सबसे छोटा एलिमेंट, तो उस वाले केस में क्या आएगा? लेस। फिर तुम सोचो 7 डालते, तो 7 इस सेट का सबसे बड़ा है, तो फिर ग्रेटर। तो कुछ इस तरीके से हमारी एक स्ट्रिंग बनती जाएगी। तो मतलब जब तुम एलिमेंट इंसर्ट करते हो, जब तुम्हारा सेट एम्प्टी और तुमने एक कैरेक्टर डाला, सॉरी एक एलिमेंट डाला, तो कैरेक्टर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? जब तुम, क्योंकि उस वाले केस में वही मिनिमम होगा, वही मैक्सिमम होगा, तो उस वाले केस को कंसीडर नहीं करना। जब तुम अपना दूसरा कैरेक्टर डालते मतलब दूसरा एलिमेंट डालते हो, तो तुम्हारा कैरेक्टर या तो होगा स्मॉलर, या तो बिगर, या होगा क्वेश्चन मार्क। तो अगर ये सबसे छोटा है तो होगा स्मॉलर इस सेट का, अगर ये बड़ा है तो बिगर, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क। फिर ऐसे ही तीसरे के पास भी तीन साइन होंगे। तो ऐसे ऐसे करके जब तुम डालते जाओगे ना, तो तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग बनेगी फाइनल, वो कुछ इस तरीके की जो होगी, क्वेश्चन मार्क, बिगर, लेसर, जो भी लेसर, बिगर, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं। तो अब क्या है कि हमें केवल गिवन है ये वाली स्ट्रिंग, और हमें बताना है कि हम कितने ऐसे तरीके से उस वाले सेट में, कितने ऐसे ऑर्डर से हम इस सेट में एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, जिससे कि जो हमारी स्ट्रिंग है ना, वो कुछ इस तरीके की बने, ठीक है? जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सोचो मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। सबसे पहले मैंने 2 डाला तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? मतलब पहले एलिमेंट में कुछ भी नहीं। जब मैंने 1 डाला, तो 1 क्या है? सबसे छोटा एलिमेंट, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेसर। फिर मैंने डाला 3, तो 3 सबसे क्या है? बड़ा, ये हो जाएगा ग्रेट। अगर यहाँ पे सोचो 5 होता और 6 और होता, तो अब जो मेरा 6, अगर अगर मैं वो डाल दूँ, 6 डाल दूँ, ठीक है? 6 डाल दूँ, तो इस वाले केस में क्या होगा? ग्रेटर, क्योंकि 6 सबसे सेट का सबसे बड़ा है। फिर मैं 5 डाल दूँ तो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, कि 5 ना तो सबसे बड़ा है, ना तो सबसे छोटा है। तो ये था मतलब, ठीक है? तो हमें यही बताना है कि हम कितने ऐसे वेज से इनको डाल सकते हैं अपने सेट में, जिससे कि स्ट्रिंग जो है ना, वो ऐसी कुछ है, ऐसी। ये हमें स्ट्रिंग गिवन है, और हमें बताना है कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स को डाल सकते हैं, कि जिससे कि हमारी गिवन स्ट्रिंग आ जाए। तो बस इसमें ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर कोई सोच ले कि अगर इसमें एक भी क्वेश्चन मार्क ना हो, अगर एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता, अगर हमें लेसर इस तरीके से कुछ गिवन होता, लेसर ग्रेटर कुछ इस तरीके, तो तुम्हारे पास कितने वेज होते हैं? तुम ये बताओ, कितने वेज होते हैं? तो एक बहुत सिंपल सी बात है, जो ये एंड में आया है, ग्रेटर, ठीक है? तुम 1 से लेकर n तक एलिमेंट कंसीडर करो, n, ये समझ लो कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना हमारे पास, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि पहले वाले का साइन है नहीं हमारे पास। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये सबसे बड़ा है, तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली 8 होगा, क्योंकि ये एंड में सबसे बड़ा है। अगर एंड में कोई सबसे बड़ा आया होगा, तो मतलब सबसे बड़ा ही होगा ना इन सब में, तो वो 8 ही होगा। फिर हम यहाँ पे आए। अब तुम खुद सोचो कि ये जो है ना, ये वाला एलिमेंट, अब जैसे 7 है, अब ऐसा कौन सा एलिमेंट हो सकता है जो कि इस वाले को 8 अगर मेरा फिक्स हो गया, तो मैं इसको कंसीडर करता हूँ, तो मेरा 1 से लेकर 7 तक वैल्यू पड़ी है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा? ये ऑब्वियसली 7 होगा, और कोई हो ही नहीं सकता ये। तुम कंसीडर करो इस वाले को और इस वाले को, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा? ये है सबसे छोटा एलिमेंट, इससे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, और ये सबसे पहले आ गया होगा। और मतलब इस वाली पोजीशन तक बेसिकली, हाँ। अब तुम, और ये वाला जो है, ये इसके बाद इससे बड़ा आया होगा, तो चलो अब हम इसको सोचते हैं। ये वाले हमारे जो है ना, फिक्स हो गए कि ये बड़ा था, ये बड़ा था। अब हम देखते हैं ये जो छोटा आया होगा, ठीक है? 7 और 8 हमने फिक्स कर दिए। एक सेकेंड,
और तुम्हारे पास बचे 1 2 3 4 5 6। तो ये एंड में है ना सबसे छोटा एलिमेंट है। एंड में सबसे छोटा एलिमेंट अगर कोई आया है, क्या ये 2 हो सकता है? अगर ये 2 होता ना तो खुद सोचो कि मतलब 1 इनमें से कहीं पे होता, तो 2 सबसे छोटा कभी नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंड में सबसे छोटा एलिमेंट है ना, ये कौन सा होगा? ये 1 हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे सोचो, मैंने अभी बोला कि छोटा एलिमेंट 2 हुआ होता, तो इनमें से मतलब 1 कहीं और आया होता, तो 2 पे सबसे छोटा एलिमेंट कभी ये वाला साइन आ ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे 1 हुआ होगा। फिर तुम इसको देखते हो, ये सबसे छोटा है, फिर यहाँ पे हुआ होगा तुम्हारा 2 यूज़, फिर यहाँ पे हुआ होगा तुम्हारा 3 यूज़, फिर यहाँ पे तुम्हारा सबसे बड़ा एलिमेंट, मतलब तुम ऐसे करके कवर कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट कौन-सा बचा हमारा? यहाँ पे बचा 6, फिर यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट समझो कि हमारा 4, फिर सबसे शुरुआत में क्या आया होगा? 5। इससे हमें क्या पता लगा कि हर एक का अगर हमें 0 क्वेश्चन मार्क गिवन है ना, 0 क्वेश्चन मार्क, तो हमारा ऑर्डर जो है ना, वो केवल एक ही ऑर्डर हो सकता है एलिमेंट्स को डालने का, और कोई ऑर्डर हो ही नहीं सकता एलिमेंट्स को डालने का, केवल एक ही सिंगल वे है। ठीक है? बस यही एक ऑब्जर्वेशन थी। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन मार्क गिवन हो, ठीक है, तो कैसे करना है बस। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन मार्क गिवन हो, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इन क्वेश्चन मार्क को फिक्स कर दूँ ना किसी तरीके से, मतलब समझो कि यहाँ पे लेसर ग्रेटर लेसर क्वेश्चन मार्क है, फिर लेसर ग्रेटर फिर क्वेश्चन मार्क, लेसर ग्रेटर फिर क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं किसी तरीके से इनको इन पे वैल्यूज रखने के तरीके निकाल लो ना, अगर मैं इन पे रखने के तरीके निकाल लेता हूँ कि इन क्वेश्चन मार्क पे मैं क्या क्या वैल्यू रख सकता हूँ। अगर सोचो, उसको रखने के 8 तरीके होते हैं, इसको 6 तरीके होते हैं, इसको 5 तरीके होते हैं, कुछ भी होता है, इसको इसको रखने के 16 तरीके होते हैं, इसको रखने के कुछ भी होता। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने इनको फिक्स रख दिया, इनकी वैल्यू मैंने फिक्स रख दी कि मैं इन पे क्या वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये बात तो सिंपल है कि इनको फिर रखने का तरीका जो होगा वो तो क्या होगा, एक ही सिंगल वे एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है? तो मेरे को बस यहाँ पे चेक करना है कि मैं इन क्वेश्चन मार्क पे कितने वेज से वैल्यू रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इन पे चूज कर लिया, अगर इन पे मैंने फिक्स कर दी, खुद सोचो वैल्यूज, तो दूसरों पे रखने का तरीके कितने होंगे? केवल एक सिंगल तरीका। तो बस मेरे को ये देखना है कि मैं क्वेश्चन मार्क पे कितनी वैल्यूज रख सकता हूँ, मतलब किस तरीके से वैल्यूज रख सकता हूँ, तो मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन मार्क पे कैसे निकालूं? तो हर एक क्वेश्चन मार्क पे देखो, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है कि बीच की वैल्यू, अगर इसके साथ पीछे सोचो 5 एलिमेंट है इस क्वेश्चन मार्क के पीछे, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन मार्क के पीछे मतलब 4 इंडेक्स पड़े हुए हैं स्ट्रिंग के, और मतलब हमने कितने एलिमेंट डाले होंगे अगर 4 इसके पीछे, मतलब इसका इंडेक्स अगर सोचो कि 0 1 2 3 4 है, तो टोटल इसके पीछे कितने कैरेक्टर्स होंगे स्ट्रिंग के? 4। और हमें हमारे टोटल एलिमेंट्स कब कितने डल गए होंगे? +1, क्योंकि एक इनिशियल वाला हम कंसीडर नहीं कर रहे ना, +5। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बीच में होना चाहिए, है ना? मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी वाली वैल्यू के। तो अगर सोचो सबसे छोटी वैल्यू कोई हमें गिवन है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू ये है, अब कुछ भी समझ लो, है ना? ये सबसे मिन वैल्यू है, ये सबसे मैक्स वैल्यू है। टोटल हमारे पास कितने हैं? और ये है हमारे 5 एलिमेंट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5। तो मैं अपना, अगर मेरा क्वेश्चन मार्क है, तो वो वाली वैल्यू जो है ना मेरी, या तो यहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी, या तो यहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी, या तो यहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी, या तो यहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी। यहाँ पे नहीं कर रही होगी और यहाँ पे नहीं कर रही होगी, क्यों? क्वेश्चन मार्क है ना, मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, दोनों के बीच में करेगी, राइट? तो ये जितने भी आए होंगे ना हमारे, उनके इसमें एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा, उन दोनों के क्या कर रही होगी? बीच में एग्जिस्ट कर रही होगी कहीं पे जाके, है ना? इन दोनों के बीच में। सिमिलरली अगर मैं किसी और दूसरे क्वेश्चन मार्क को देखूं, तो उसके पीछे समझो कि टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4 5 6 7 8। तो ये मिन वाला है, अगर ये मैक्स वाला है, तो मेरी वैल्यू जो हो सकती है ना, या तो ये हो सकती है, या तो यहाँ पे डली होगी, या तो यहाँ पे डली होगी, या तो यहाँ पे डली होगी, या यहाँ पे, या यहाँ, मतलब इनके बीच में डल सकती है बेसिकली, राइट? क्योंकि ये ओवरऑल ये मिन है और ये मैक्स है, तो इन दोनों के बीच में ही तो आनी चाहिए कहीं भी, इससे यहाँ भी नहीं आनी चाहिए और इससे यहाँ भी नहीं आनी चाहिए। तो इससे हमें क्या पता लगा कि क्वेश्चन मार्क के पास है ना, डलने के मतलब जो हमारा मतलब क्वेश्चन मार्क जो है वो हमारी कितनी तरीके की वैल्यूज ले सकता है, कितने वेज से आ सकता है।
तो वो हमारा इतने वेज से आ सकता है जितने उसके पीछे एलिमेंट्स हैं ना। अगर उसके पीछे समझो कि 8 एलिमेंट्स, तो वो जो है ना सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम इन दोनों के बीच में आ रहा होगा कहीं पे जाके, राइट। तब सबसे मिनिमम के बाद पहले नहीं आ सकता और सबसे मैक्सिमम के बाद नहीं आ सकता, उसके बीच में ही आ सकता। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे इसके पीछे, मैं बस उसका -2 चेक करूँगा, ठीक है। और मैं क्या ले सकता हूँ, मैं केवल उतने ही बेस से अपनी वैल्यू को रख सकता हूँ। मैं अपने क्वेश्चन मार्क की उतनी ही तरीके के उतने ही बेस से वैल्यू रख सकता हूँ। तो बस ऐसे ही हर एक क्वेश्चन मार्क के लिए कंप्यूट करो और उन सबको क्या करो, मल्टीप्लाई। बस हर एक क्वेश्चन मार्क के लिए वो कंप्यूट करो वो चीज़ कि उसके पीछे जितने एलिमेंट्स हैं -2 बेस से हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। और उनको बस कर दो मल्टीप्लाई। तो ये तुम्हारा होगा आंसर। अब मैं इसका दिखा देता हूँ कि कोड कोड कैसा है इसका। एक सेकेंड। तो ये आ गई प्रॉब्लम डी। तो प्रॉब्लम डी में जैसे कि मैंने बताया, हाँ इसमें एक और चीज़ थी जो मैं बताना भूल गया। वो ये थी कि अगर सोचो तुम्हारा इनिशियल जो बिल्कुल इनिशियल स्ट्रिंग है ना, उसमें अगर क्वेश्चन मार्क गिवन हो, तो ये कभी हो सकता है क्या, ये कभी चीज़ वैलिड है? ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि खुद सोचो अगर तुमने केवल एक एलिमेंट डाला है अब तक सेट में, कोई भी वो एलिमेंट हो, जब तुम दूसरा डाल रहे हो तो ऑब्वियसली या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि वो ना मिनिमम हो ना मैक्सिमम हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, राइट। तो इस वाले केस में हमारा क्या आएगा, इस वाले केस में हमारा आ जाएगा 0। ऐसा कभी मतलब टोटल वेज कितने हो जाएंगे हमारे वैल्यूज रखने के, हो जाएंगे 0, क्योंकि ऐसा वे जो है ना कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। बस इस वाले केस को और हमें क्या करना था, चेक करना था। तो ये देख सकते हो, ये बस मैंने ये चेक किया है कि अगर A0 जो है ना मेरा क्वेश्चन मार्क है, मैंने स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, मैंने क्वेरीज इनपुट ले ली, तो मैंने चेक किया कि अगर मेरा A0 जो है क्वेश्चन मार्क है, तो उस वाले केस में मेरा आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज 0 होंगे, तो मैंने बस फ्लैग वहाँ पे 0 कर दिया। फिर मैं हर एक क्वेश्चन मार्क पे जाता हूँ और मैं उसके पिछले जितने भी एलिमेंट है ना, उनके बीच उनका मतलब इंडेक्स मेरे को दिखाता है, उनके पीछे पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं -2 को वो उसका इंडेक्स ही डिनोट कर रहा है। तो मैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। मतलब उससे मेरे को क्वेश्चन मार्क रखने के तरीके पता लग जाएंगे कि मैं क्वेश्चन मार्क कितने वेज से रख रख सकता हूँ। अगर मेरे को ये पता लग गया कि मैं क्वेश्चन मार्क कितने वेज से मतलब उन पे वैल्यूज रख सकता हूँ, तो मैं सीधा बस आंसर प्रिंट करवा दूंगा। फ्लैग अगर 1 है तो मतलब ये आंसर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर फ्लैग 0 है तो 0 आ जाएगा। तो मैं बस यहाँ पे क्वेरीज लेता हूँ, 0 से m तक मैं लेता हूँ मतलब क्वेरीज, और मैं उस कैरेक्टर पे जाके बस अपडेट करनी है ना मैं वैल्यू। तो मैं अगर 0 वाले कैरेक्टर पे अपडेट हो रही है, तो जो 0 इंडेक्स वाले कैरेक्टर पे अगर हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको अपडेट कर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ। अगर अब ये मेरा क्वेश्चन मार्क हो जाता है ना A0, तो इसका मतलब क्या है, फ्लैग को मैं 0 प्रिंट, फ्लैग को 0 रख दूंगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये वाला इम्पॉसिबल केस है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। एल्स फ्लैग को 1, तो मतलब बेसिकली मेरा फ्लैग बता रहा है कि मेरा पॉसिबल केस है कि इम्पॉसिबल केस है ना। और अगर मेरा AX क्वेश्चन मार्क हो जाता है किसी भी, मतलब सोचो कि अगर मैं AX जो था उस पे मेरे को वैल्यू अपडेट करनी थी, अगर वो क्वेश्चन मार्क है ऑलरेडी, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम उसको चेंज करने वाले हैं। तो जो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था उसको डिवाइड कर दो उसका फैक्टर हटाने के लिए। तो बस मैंने ये डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। और अब मैं उसकी वैल्यू जो है ना AX की C रख देता हूँ। अगर अब वो क्वेश्चन मार्क हुआ होगा तो उसी केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, बस मल्टीप्लाई। तो बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उस इंडेक्स के साथ, और मैंने एंड में आंसर क्या प्रिंट करवा दिया, फ्लैग इनटू आंसर। मतलब फ्लैग 1 या 0 होगा बेसिकली, कि हमारी राइट वैल्यू है, राइट वेज आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब A0 की वैल्यू बेसिकली फ्लैग डिनोट करेगा। तो बस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इससे तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाए। So yeah, that's it. I hope you liked this video.